नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए और उनमें से जो भी सजेशंस, देखो मेरी जितनी कैपेबिलिटी है ना उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ कुछ बदलाव तो आपको दिखेंगे भी आज से ही, मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो अब आपको रेगुलर मिलेंगे ताकि आप उनको अटैम्प्ट कर सको। और धीरे धीरे जो भी सजेशन से इम्प्लीमेंट करने लायक होंगे उनको हम करते जाएंगे। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा कि पॉइंट्स जो है ना बहुत बार लंबे समय तक रिटेन नहीं हो पाते, तो रिवाइज करवा दूंगा मैं समय समय पर, उसकी आप चिंता मत कीजिए। खैर, 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे कोलैबोरेटिव से संबंधित, गवर्नेंस में ये कवर होगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑन बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में अमेंडमेंट से संबंधित। तीसरे नंबर पे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से संबंधित। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। डू यू एग्री डेट इंडिया का जो 2016 का मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो प्रोटेक्शनिस्ट है स्कोप में? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जब देखो कोई देश अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के इंटरेस्ट को बचाने के लिए फैसले लेता है। जैसे दूसरे देशों से माल इंपोर्ट होता है, उस पर हम टैक्स कई बार इंक्रीज कर देते हैं ताकि डोमेस्टिक कंपनीज को बचाया जा सके। तो क्या हमारी बायलेटरल जो मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो प्रोटेक्शनिस्ट है स्कोप में? आज के डिस्कशन से आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, डोंट वरी। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऐसे यूपीएससी पूछती है। इस बार भी कई सारे क्वेश्चंस में उन्होंने बोला गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द रोल ऑफ कोलैबोरेटिव्स बी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इंपैक्ट? कोलैबोरेटिव का रोल जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है सोशल इंपैक्ट लाने के लिए? डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन द मेजर कंस्ट्रेंट्स। मेजर कंस्ट्रेंट्स क्या है कोलैबोरेटिव्स में, वो भी आपको डिस्कस करने हैं। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आप आसानी से दे पाओगे आज की डिस्कशन के आधार पर। तो हमारा पहला जो आर्टिकल है ना वो कोलैबोरेटिव से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे कि इस आर्टिकल का टाइटल है राइज ऑफ कोलैबोरेटिव्स फॉर सोशल इंपैक्ट। सबसे पहले आप मुझे कोलैबोरेटिव्स का मतलब बता दीजिए। एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए 3 एक्टर हैं, ए बी सी। ए देखो एक ऐसा एक्टर है, एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा है, जो फंड लगाना चाहता है सोशल वेलफेयर के लिए। बी जो है, बी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से स्किल दी जा सकती है गरीब लोगों को और वो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बी के पास ना तो पैसा है और बी के पास ना ही लोग हैं वो स्किल देने के लिए गरीब लोगों को। लेकिन सी एक एनजीओ है, एनजीओ के पास देखो पैसा नहीं है, एनजीओ के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एनजीओ के पास लोग हैं जो स्किल दे सकते हैं गरीब लोगों को, जिसकी सहायता से गरीब लोग पैसा कमा सकें, अपनी अर्निंग कमा सकें। देखो ये तीनों एक्टर्स ए बी सी अलग अलग काम करेंगे ना, ज़्यादा समाज पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ए के पास पैसा है लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाए सोशल वेलफेयर के लिए कोई अंदाजा नहीं है। बी के पास टेक्नोलॉजी है, अच्छी स्किल भी दे सकता है गरीब लोगों को, लेकिन ना तो बी के पास पैसा है ना ही लोग हैं स्किल देने के लिए। लेकिन सी जो है, सी के पास लोग हैं, पैसे और टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ये 3 एक्टर एक साथ आ जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या होगा? ये 3 लोगों का कोलैबोरेशन होगा और 3 लोग मिलके ज़्यादा बेहतर ढंग से सोशल इंपैक्ट ला सकते हैं, सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। यही मतलब है कोलैबोरेटिव का। जब 3 या फिर 3 से अधिक एक्टर्स, जिसमें से कम एक फंडर होता है, वो अपने कॉमन पर्पजेस के लिए एक साथ आते हैं। कॉमन पर्पज होता है सोशल इंपैक्ट। इन तीनों का या फिर 3 से अधिक जितने भी हैं, सबका एक शेयर्ड विजन होता है कि हाँ, गरीब लोगों की या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन की हमें मदद करनी है, समाज में हमें इस प्रकार का इंपैक्ट लाना है। एक और सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूपीएससी की कोचिंग देती हैं। ए का कोर्स अच्छा है, बी की टेस्ट सीरीज अच्छी है, सी की मेंटरशिप अच्छी है। अलग अलग काम करते हैं तो इतना स्टूडेंट्स का भला नहीं हो पाता। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो स्टूडेंट्स का ज़्यादा वेलफेयर सुनिश्चित होगा, स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से वो गाइडेंस दे पाएंगे, उनकी प्रिपरेशन करवा पाएंगे। तो ये क्या है? ये कोलैबोरेशन है। अब देखो, कोलैबोरेशन होनी तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि कोलैबोरेशंस के फायदे होते हैं, आपको पता है। जब ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती हैं सोशल इंपैक्ट के लिए तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में वो शेयर करती हैं, फंडिंग मिल जाती है, स्किल्स मिल जाती हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है जब साथ मिलके अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। लेकिन फिर भी ना
कोलैबोरेशन कम होता है हमारे देश में। खासकर डेवलप कंट्रीज में तो कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे देश में कम होता है। बट अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और यही इस क्वेश्चन की थीम है। 2019 के से लेके अभी तक 18 कोलैबोरेटिव्स हमारे देश में सामने आई हैं, जैसे कोविड एक्शन कोलैब, इंडिया प्रोटेक्टर अलायंस, द फ्यूचर ऑफ इम्पैक्ट कोलैबोरेटिव, द कोलिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। नाम आप 2-3 के याद रखिएगा ताकि वैल्यू एडिशन हो सके आंसर्स में। एग्जाम्पल भी दिया जाता है। स्वस्थ एक कोलैबोरेटिव है जो देखो वन स्टॉप टेलीमेडिसिन पोर्टल का काम करती है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई हैं टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। एक्ट एक इनिशिएटिव है, कोलैबोरेटिव है, जो कि देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। कोविड-19 से कैसे टैकल किया जाए इस क्षेत्र में इनोवेशन लाने के लिए, समझ गए ना? मतलब कोविड-19 से संबंधित इनोवेशन लाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ये एक्ट इनिशिएटिव। ये भी एक एग्जांपल है कोलैबोरेटिव का। आज के समय में देखो ये कोलैबोरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा इनका एनुअल बजट हो गया है, जो कि अच्छी बात है, और समाज में ज़्यादा बेहतर ढंग से ये सोशल इम्पैक्ट ला पा रहे हैं। खास करके जो डिप्रेस्ड सेक्शंस हैं ना, जैसे इनफॉर्मल कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर, इनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छे ढंग से स्टेप्स उठा पा रहे हैं ये कोलैबोरेटिव्स एज कंपेरिजन टू अगर इंडिविजुअल एक्टर काम करते हैं। इसके बाद देखो एक कोलैबोरेटिव है माइग्रेंट रिजिलियंस कोलैबोरेटिव। इसकी केस स्टडी दी गई है, मैं इनकी वेबसाइट पर भी गया। क्या है ये पूरा इनिशिएटिव? माइग्रेंट रिजिलियंस इनिशिएटिव। ये देखो जन साहस एक एनजीओ है, उसका इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प की जाती है। अभी तक लाखों माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प की जा चुकी है इस माइग्रेंट्स रिजिलियंस कोलैबोरेटिव में, और इस इनिशिएटिव में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आए हैं। जैसे देखो नीचे काफ़ी सारे नाम हैं, ये सारे लोग एक साथ आए हैं इस इनिशिएटिव की काउंसिल में। मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन है जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को राहत पहुंचाई जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखो ये उठता है, अगर कोलैबोरेटिव्स बनाने का इतना ही सब फायदा होता है तो एनजीओज, फंडर्स या फिर प्राइवेट कंपनीज ये मिलके कोलैबोरेटिव क्यों नहीं बनाती हमारे देश में? क्या रीज़न है? रीज़न देखो ये है, जब 3 या फिर 3 से अधिक डेवलपमेंट एक्टर्स एक साथ आते हैं ना, तो उनके बीच में ट्रस्ट नहीं होता। जैसे कोई बंदा है ए जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है सोशल इम्पैक्ट के लिए, उसको ये लगता है कि ये एनजीओ पैसे खा जाएगा मेरे, मतलब मैं समाज के लिए लगाना चाहता हूं, लेकिन बी जो है ये पैसे मेरे लगाएगा नहीं, ये खुद खा जाएगा, तो ट्रस्ट पैदा नहीं होता। बी को यूं लगता है कि ये फंडर अच्छा नहीं है, ये इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा करता है, ये अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहता है हमारी आड़ में। मतलब इस प्रकार से अलग अलग जो इंडिपेंडेंट एक्टर्स होते हैं ना, उनके बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट काम होता है। दूसरा पॉइंट देखो, बरसों लग जाते हैं साथ आने में। बातचीत स्टार्ट होती है, ए बी सी ने बातचीत स्टार्ट की, कॉमन गोल्स पे आना मुश्किल होता है कि चलो एक साथ आ भी जाएं, तो कॉमन गोल्स क्या होंगे हमारे, तो बात करते करते बहुत सारे साल लग जाते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं, तब तक तो सिचुएशन अलग हो गई होती है। तो दूसरा जो चैलेंज है ना, आपने सजेशन में बताया था कि पॉइंट फॉर्म में आप बता दीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं ताकि रिटेन कर सकें, तो मैं आपको पॉइंट फॉर्म में बता देता हूं। कोलैबोरेटिव बनाने के ये फायदे होते हैं, सबसे पहले स्किल शेयरिंग, दूसरे नंबर पे पैसा जो होता है वो मिल जाता है, तीसरे नंबर पे एक डेवलपमेंट एक्टर बड़े स्केल पे इंपैक्ट नहीं डाल सकता, लेकिन काफ़ी सारे डेवलपमेंट एक्टर्स जैसे एनजीओ, फंडर्स, सिविल सोसाइटी के लोग एक साथ आते हैं ना, तो बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है, बिग इंपैक्ट। चौथे नंबर पे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में शेयर कर लेते हैं। पांचवें नंबर पे अकाउंटेबिलिटी होती है एक दूसरे के प्रति, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम कर पाते हैं। छठे नंबर पे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सातवें नंबर पे लोगों का भी ट्रस्ट इंक्रीज होता है। जब देखो इतने सारे ये सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज, प्राइवेट कंपनीज एक साथ आएंगे सोशल इम्पैक्ट के लिए, तो लोगों को भी लगेगा ना कि हाँ, इतने सारे एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव जो है वो ट्रस्ट करने लायक है, कोई घपला नहीं है, मतलब रियल में इनकी इंटेंशंस सोशल इम्पैक्ट लाने की है। तो ये 6-7 जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, आप लिख सकते हो कोलैबोरेटिव का क्या फायदे होते हैं। चैलेंजेस में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करना मुश्किल होता है आपस में। दूसरे नंबर पे कॉमन गोल पे आना मुश्किल होता है। जैसे देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज थर्ड अलायंस बनाती हैं, तीसरा मोर्चा,
तीसरे मोर्चे में बनता टूट जाता है, हर लोकसभा इलेक्शन से पहले बनता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टीज एक साथ जब आती है ना, उनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं निकल के आ पाता, इस वजह से तीसरा मोर्चा टूट जाता है। उसी प्रकार से कोलैबोरेटिव में ना कॉमन गोल तक नहीं पहुंच पाते ये सारे एक्टर्स। तीसरे नंबर पे तीसरा चैलेंज ये है, बहुत टाइम लग जाता है जब कोलैबोरेशन का डिसाइड किया जाता है और एक्चुअल में कोलैबोरेशन स्टार्ट होती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए, अब तो आप याद कर पाओगे। अब लास्ट में देखो बात ये आती है, अगर कोलैबोरेटिव बनने में ये सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि ट्रस्ट डेवलप ना हो पाना, कॉमन गोल्स का डिसाइड ना हो पाना, टाइम लग जाना, तो इनसे पार कैसे पाया जाए? इसमें देखो केस स्टडी दी जाती है एमआरसी की। एमआरसी जो है ना, जो अभी भी हमने इनिशिएटिव की बात की, ये वाला देखिए ना, माइग्रेंट रिजिलियंस कोलैबोरेटिव। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट एक्टर्स एक साथ आए हैं। ये स्टार्ट किया था जन साहस ने। जन साहस एक एनजीओ है, बाद में जन साहस के साथ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई। जन साहस 2000 से लेके अभी तक काम करता आया है कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए, फोर्स्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए। और इस एनजीओ का ज़्यादातर जो स्टाफ है ना, वो उसी कम्युनिटी से आता है जिस कम्युनिटी के लिए ये काम करते हैं। तो इस वजह से ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है इस एनजीओ का, ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से बाकी फंडर्स, बाकी एनजीओज, प्राइवेट कंपनीज साथ हास के जन साहस के, क्योंकि विश्वास ज़्यादा है। जन साहस ने देखो कॉमन गोल्स डेवलप करने की कोशिश की बाकी एक्टर्स के साथ। जब इनका कोलैबोरेशन बना तो कॉमन गोल्स बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो जन साहस के जो फाउंडर है ना, आसिफ शेख, इन्होंने बोल दिया कि देखो कुछ गोल्स को लेके मैं समझौता नहीं कर सकता, जैसे मिनिमम वेज सिक्योर करना, ये गोल मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज होना ही चाहिए। दूसरा, फीमेल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन खत्म होना ही चाहिए। ये जो गोल्स है ना मेरे, ये नॉन नेगोशिएबल हैं। तो जब आसिफ शेख ने ये बात बोली कि ये मेरे गोल्स नॉन नेगोशिएबल हैं, तो बाकी एक्टर्स का भी ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप हो गया जन साहस एनजीओ के ऊपर कि हाँ यार, ये एनजीओ बढ़िया है, इनके ये गोल्स तो नॉन नेगोशिएबल है, हम विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉमन गोल्स ना भी डिसाइड हो पाए, लेकिन नॉन नेगोशिएबल गोल्स डिसाइड हो जाए ना, कि इस कोलैबोरेटिव के ये गोल्स तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकते, मतलब सारे एक्टर्स इस प्रकार से काम करेंगे मिलके कि ये गोल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है, बजाय इसके कि कॉमन गोल्स डेवलप करना, जिनको डेवलप करने में काफ़ी बार लंबा समय लग जाता है। तो ये हमने सोल्यूशन की बात की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेटिव्स इमर्ज होकर आ सकें और ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट डाल सकें। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आरबीडी एक्ट 1969 यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एक्ट 1969 में अमेंडमेंट से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ समय पहले सरकार बिल लेके आई थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में अमेंडमेंट करने के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेंट से इनवाइट किए हैं जनता से कि आप बताइए जो अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं उनको लेके आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, ताकि हम उसी हिसाब से बिल में फेरबदल कर सकें और फाइनल एक्ट बनवा सकें। सबसे पहले तो देखो अमेंडमेंट्स में क्या प्रोविजन है वो जानते हैं। इस पुराने एक्ट में अमेंडमेंट करके एक मेजर प्रपोजल ये है कि नेशनल डेटाबेस बनाया जाए रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ्स का, और जब भी कोई हमारे देश में बर्थ और डेथ हो, उस नेशनल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ में अपडेशन हो, और इसके साथ साथ बाकी जो डेटाबेसेस हैं ना, जैसे वोटर लिस्ट हैं, आधार डेटाबेस है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हैं, इन सब में भी साथ के साथ चेंज हो। जैसे ही किसी नए पर्सन का जन्म होता है तो ये सारे जो डेटाबेस है ना अपडेट हो जाएं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वोटर लिस्ट में नाम अपने आप कट जाए। ये तो देखो एक एग्जाम्पल है। पॉइंट आप समझ गए ना। पॉइंट ये है कि नेशनल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ बनेगा, जिसमें हर एक डेथ और बर्थ रजिस्टर होगी, और इसी के अनुरूप बाकी जो डेटाबेसेस हैं ना ये भी अपडेट होते रहेंगे, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वोटर लिस्ट, आधार डेटाबेस। देखो पुराना जो एक्ट है ना 1969 का, इसमें ये स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी बर्थ या फिर डेथ होती है उसे रजिस्टर करवाना। तो इसके लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने
बर्थ और डेथ रजिस्टर करवाने के लिए फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करके रखी हैं और अपने अपने रिकॉर्ड भी मेंटेन किए हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट ये प्रपोज की गई है कि हर एक राज्य में एक चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाए उस राज्य की सरकार के द्वारा, जो कि देखो पूरे राज्य में डेटाबेस को मेंटेन करे डेथ और बर्थ से संबंधित, और बाद में उस डेटाबेस को इंटीग्रेट करे नेशनल डेटाबेस के साथ में। जैसे हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा में मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, इनको लगा दिया गया है चीफ रजिस्ट्रार के पोस्ट पर। तो इनका काम होगा पहले तो पूरे हरियाणा का डेटाबेस एक जगह पे जमा करना, सारे जिलों से लेके, बाद में उस डेटाबेस को नेशनल डेटाबेस के साथ में इंटीग्रेट करना। ये काम होगा हर एक स्टेट में चीफ रजिस्ट्रार का। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे भी ऑफिशियल्स काम करेंगे। और नेशनल लेवल पे एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि देखो विभिन्न राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और पूरे देश के डेटाबेस को यूनिफाई करने का काम करेंगे। मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हो, इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी डेटाबेस यूनिफाई करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, वो सब काम होगा नेशनल लेवल पे, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सुनने में तो देखो अभी तक ये एक्ट अच्छा ही लग रहा है कि डेटाबेस अगर यूनिफाई होगा तो अच्छी चीज़ है ना, इसमें बुराई क्या है। मतलब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, कई लोगों के कई जगह पे नाम होते हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में। लेकिन देखो दिक्कत ये है राइटर के अनुसार, जैसे कोई मदर है एक्स जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया अपने मायके में, मायका समझते हो ना, बायोलॉजिकल मदर के घर, यानी शादी से पहले वाला घर, तो वहां पे बच्चे को जन्म दिया। अब देखो बर्थ जो है वहीं पर रजिस्टर करवा दी और देखो एड्रेस भी वहीं का दे दिया, जबकि बच्चे के जन्म के बाद मदर फिर से आ गई शादी के बाद वाले घर में। अब देखो यही बर्थ सर्टिफिकेट वाला डेटाबेस अगर बाकी आधार में जाएगा, दूसरी जगहों पर जाएगा, तो फिर एड्रेस जो है वही चला जाएगा जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट बना है, जबकि वो एड्रेस बच्चे का है ही नहीं। तो ये दिक्कत है। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट का जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, वो कुछ समय के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए ही 1-2 महीना उन्होंने स्पेशल रूम लिया ताकि गांव से हॉस्पिटल में जाने में दिक्कत ना हो, और टेम्परेरी एड्रेस दे दिया बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो वही एड्रेस फिर यूज होगा आधार में या फिर दूसरे डेटाबेस में अपडेट करने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो डेटा है, डेटाबेस है, जैसे वोटर लिस्ट वाला है, अरे ये साथ के साथ अपडेट करना ही क्यों है। मतलब 1 महीने में कर दो, 3 महीने में एक बार कर दो, 6 महीने में एक बार कर दो। अगर आपको पूरे साल में एक बार नहीं करना, मिनट बाय मिनट बेसिस क्यों अपडेट करना है वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट वाले डेटाबेस को, ये राइटर का मानना है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई है तो उस पर्सन की डेथ को इमीडिएटली दूसरे डेटाबेस में इतना जल्दी अपडेट करने की क्या आवश्यकता है। अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस पर्सन के पासपोर्ट को उसी समय कैंसिल करवाना है बिल्कुल इमीडिएटली, ये क्या आवश्यकता है। क्योंकि जिस पर्सन की डेथ हो गई है ना, उसका पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस इतना आसानी से मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो राइटर का पॉइंट ये है, देखो ये सारे डेटाबेस जिसमें इंस्टेंटेनियस अपडेटिंग की आवश्यकता नहीं होती, इन डेटाबेसेस को अपडेट करना चाहिए बेस्ट अवेलेबल सोर्स से, ना कि सिर्फ बर्थ और डेथ संबंधित डेटा से। बस मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई, बर्थ और डेथ जो सर्टिफिकेट है ये तो बेस्ट अवेलेबल सोर्स ही है ना, इससे बेस्ट अवेलेबल सोर्स क्या होगा बच्चे के जन्म से संबंधित या फिर किसी की डेथ से संबंधित। बस एड्रेस की तो दिक्कत है ना। राइटर के अनुसार, राइटर बोलते हैं कि एड्रेस अलग हो सकता है, तो एड्रेस का जो कॉलम है वो इंक्रीज कर लें। मतलब जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है तो पेरेंट्स से पूछ लें कि आपका ये टेम्परेरी एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखो मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, मतलब आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है ना। राइटर के कंसर्न्स मुझे तो इतने ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं लग रहे हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो आइडियल सिचुएशन में जो बर्थ और डेथ का डेटाबेस है ना, वो सिर्फ पॉपुलेशन डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और किसी डेटाबेस के साथ नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दी थी कुछ समय पहले कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट देते समय ना, तो आप जहां जरूरी हो आधार कार्ड नंबर जरूर लीजिए। राइटर ये बोलते हैं, जब देखो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा कर रही हैं, तो फिर
1969 के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट को अमेंड करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए जो ये अमेंडमेंट है ना आरबीडी एक्ट 1969 की, उसमें एक सेक्शन ये भी है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट देते समय आधार कार्ड लेना, पेरेंट्स का या फिर जो डिजीज्ड हैं जिनकी डेथ हुई है उनका। तो ऑलरेडी सरकार ये काम कर तो रही है, मतलब एक्ट को अमेंड करने की क्या आवश्यकता है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो अलग अलग स्टेट्स का ना डेटाबेस कलेक्ट करने का तरीका अलग है। जैसे तमिलनाडु में देखिए आप, तमिलनाडु में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनका नाम पहले आता है और उस पर्सन का नाम बाद में आता है। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में पहले नाम आता है, उसके बाद सरनेम आता है। और महाराष्ट्र में आप में से बहुत से लोग हों महाराष्ट्र के, तो आपके नाम के बीच में फादर का नाम आता है। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं लगाते, फादर का नाम बीच में नहीं लगाते हैं। तो मतलब कहने का समझ गए ना कि अलग अलग राज्यों में ना कल्चर अलग अलग है, नाम लिखने का तरीका भी अलग अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस प्रकार का कोई प्रोविजन करे ना, तो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखे ताकि नेशनल लेवल पे जो डेटाबेस इकट्ठा हो वो इंटीग्रेट अच्छे से हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट के लोग नाराज हो जाएं कि हमारा नाम जो है वो उल्टा पुल्टा हो गया उसमें डेटाबेस में, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया आरबीडी एक्ट 1969 में अमेंडमेंट्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ होती क्या हैं, पूरा कंसेप्ट क्या है, हम जान लेते हैं ताकि आज का जो ये आर्टिकल है आपको कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से समझ में आए। पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है, और सरकार ने यूनिलेटरली क्यों 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को टर्मिनेट कर दिया। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है। देखो बहुत सारी यूएसए की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है और उसी प्रकार से बहुत सारी इंडिया की कंपनीज ने यूएसए में भी इन्वेस्टमेंट की है। यूएसए चाहता है हमारी कंपनीज ने जो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि मान लीजिए यूएसए की किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है लेकिन इंडिया की सरकार या फिर इंडिया की कोई दूसरी एंटिटी कुछ ऐसा कर देती है जिससे यूएसए की कंपनी के हित प्रभावित हों। एग्जाम्पल, मान लीजिए इंडिया की सरकार टैक्स से संबंधित कोई रिट्रोस्पेक्टिव लॉ लेके आ जाती है, मतलब यूं कह देती है कि 3 साल पहले जो आपने टैक्स दिया था वो 10% नहीं देना था, आपको 15% देना था, हम अभी ये कानून बना रहे हैं। तो इससे तो अमेरिका की कंपनी के हित प्रभावित होंगे ना। इस प्रकार का काम यूएसए के द्वारा भी किया जा सकता है और जिससे इंडिया की कंपनीज के इंटरेस्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और बहुत सारी ऐसी चीजें की जा सकती हैं सरकार के द्वारा जिससे दूसरे देश की कंपनीज के इंटरेस्ट जो हैं वो प्रभावित हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए विभिन्न देश आपस में क्या करते हैं, पहले से एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर लेते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इस प्रकार की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को साइन करने का मकसद ये होता है फ्यूचर में एक देश की कंपनीज अगर दूसरे देश में इन्वेस्ट करती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो सरकार के आर्बिट्ररी मूव से दूसरे देश की कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर मान लीजिए यूएसए की कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है और उस कंपनी को लगता है कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, सरकार के जो डिसीजन हैं वो हमारी कंपनी के अगेंस्ट हैं, तो वो कंपनी कौन सी कोर्ट में जाएगी, क्या वो डोमेस्टिक कोर्ट में जाएगी या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का सहारा लेगी अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए और भारत सरकार के फैसले के अगेंस्ट। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में सब चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं ताकि आगे जाके इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, इन्वेस्टमेंट को कोई खतरा ना आए। इंडिया ने देखो विभिन्न देशों के साथ इस प्रकार की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन करके रखी है क्योंकि इंडिया चाहता है 1990 के बाद से ही कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ खास करके डेवलप कंट्रीज़ तभी इन्वेस्ट करती है ना हमारे देश में या फिर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब उनको लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, और इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने का एक माध्यम है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। इसी वजह से इंडिया ने बहुत सारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ साइन की थी 1990s में और 2000s में।
डेवलप कंट्रीज को भरोसा देने के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन देखो, अब आप ध्यान से सुनिएगा, 2016 में क्या किया, इंडिया ने 50 देशों के साथ ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई थी उनको टर्मिनेट कर दिया, यूनिलेटरली टर्मिनेट कर दिया। अब आपके मन में आया होगा ऐसा क्यों? क्योंकि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो इसलिए साइन की जाती है ना, ताकि दूसरे देशों को विश्वास दिलाया जा सके आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगी। तो इंडिया ने ऐसा क्यों किया? इंडिया को यह लगता था कि ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो 1990s में और 2000s में साइन हुई थी, ये इंडिया के अगेंस्ट हैं। इन इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के अनुसार मान लीजिए यूएसए की कंपनी को शिकायत है भारत सरकार के किसी फैसले से, तो वो कंपनी इंडिया की कोर्ट में जाने के बजाय जाती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास। और इंडिया को ये लगता है जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं वो सामान्यतः इंडिया के खिलाफ ही फैसला देते हैं। समझ गए? तो इंडिया को ये लगता था कि इन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी सोच के साथ इंडिया ने 2016 में 60 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पहले साइन हुई थी उनको टर्मिनेट कर दिया और इसकी जगह इंडिया खुद की एक मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लेके आया। और इंडिया ने कहा अब हम दूसरे देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेंगे इस मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अनुसार। तो जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया लेके आया उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोविजन, इंडिया ने जो मॉडल प्रेजेंट किया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए उसमें यह कहा गया कि एंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन अडॉप्ट की जाएगी इन्वेस्टमेंट की। मतलब अगर देखो कोई एंटरप्राइज इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसे ही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में। और इन्वेस्टमेंट की जो एसेट बेस्ड डेफिनेशन होती है, पहले की देखो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या फिर दूसरी एसेट्स हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट की एसेट बेस्ड डेफिनेशन में काउंट किया जाता था। लेकिन इंडिया ने अब जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रेजेंट की है इसके अनुसार इन्वेस्टमेंट की एसेट बेस्ड डेफिनेशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दूसरी एसेट्स को नहीं काउंट किया जाता है। तीसरा प्रोविजन, पहले की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में प्रोविजन ये हुआ करता था इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया करता था। जैसे यूएसए की किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है और जापान की कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो एमएफएन स्टेटस के हिसाब से जो ट्रीटमेंट इंडिया यूएसए की कंपनी को दे रहा था वही ट्रीटमेंट इंडिया जापान की कंपनी को भी देगा। तो इससे काफी बार विवाद उत्पन्न हो जाता था। कई देशों की कंपनीज शिकायत करना स्टार्ट कर देते थे और आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले जाते थे कि देखो हमारी कंपनी को अलग से ट्रीटमेंट दी जा रही है, गलत ट्रीटमेंट दी जा रही है और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है दूसरे देशों की कंपनी को। तो अब नई जो इंडिया ने मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रेजेंट की है उसमें एमएफएन स्टेटस को एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब अब कोई भी कंपनी नहीं जा सकती आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास और ये कह सकती कि हमारी कंपनी को अलग से ट्रीटमेंट दी जा रही है और दूसरी कंपनी को अलग से ट्रीटमेंट दी जा रही है। नेक्स्ट, मॉडल ट्रीटी में अब एफपीएस यानी फुल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मतलब इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट की फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी स्टेक होल्डर माना गया है मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को। पहले की जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हुआ करती थी उनमें स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल नहीं हुआ करता था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हुआ करता था। नेक्स्ट, मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट को लिंक करती है इंटरनेशनल लॉ से। इससे सरकार के रेगुलेशन का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब्ती, मतलब संपत्ति का अधिग्रहण करना। देखो अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, सरकार को लगता है कि उस कंपनी की एसेट को नेशनलाइज करना चाहिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब इससे पब्लिक का फ़ायदा हो। जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 1969 में, वो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था यानी सरकारी बैंक बना दिया गया था। तो अगर इस प्रकार से कोई चीज़ होती है तो वो लॉ के अनुसार होनी चाहिए, यानी लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर डिफाइन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और प्रॉपर कंपनसेशन दी जाए उस फॉरेन कंपनी को जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है और उसकी एसेट को नेशनलाइज किया गया है। नई बायलैटरल
मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में प्रोविजन ये भी किया गया है, अगर देखो कोर्ट का कोई आदेश आता है तब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट को नेशनलाइज कर दिया जाए और इतनी कंपनसेशन दी जाए, तो सरकार इस चीज में कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इस चीज के अगेंस्ट वो कंपनी आर्बिट्रेशन कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंडिया की शिकायत ये रहती है, देखो फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, उनको सरकार से कोई शिकायत है तो वो पहले डोमेस्टिक कोर्ट्स के पास जाएं, वो हाई कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, लेकिन एक निश्चित समय में अगर डोमेस्टिक कोर्ट्स के द्वारा आपकी केस का निपटारा नहीं किया जाता है, तब देखो आप अपने केस को लेके जा सकते हो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किए इंडिया ने 2015 के अंत में जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रेजेंट की उसके प्रोविजंस को। इंडिया ने 60 से ज़्यादा देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद बोला हम देखो आपके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन करना चाहते हैं इस मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अनुसार। इसके बाद देखो कई सारे डेवलप कंट्रीज ने बोला इंडिया को कि भैया आपकी जो ये मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ना, सिर्फ आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो हमें नहीं करनी आपके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन। समझ गए? तो जब से इंडिया ने यूनिलेटरली 60 से ज़्यादा देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट किया है, उसके बाद हमारी कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं है दूसरे देशों के साथ। तो आप बताइए उन देशों की कंपनीज हमारे देश में क्यों इन्वेस्ट करेगी जिनके साथ हमारी कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ही नहीं? क्योंकि उनको तो डर लगेगा ना, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में सुरक्षित रह भी पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी। तो राइटर के अनुसार ये एक रीजन है कि इंडिया ने यूनिलेटरली 60 से ज़्यादा देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को रद्द कर दिया, टर्मिनेट कर दिया और अपनी एक खुद की मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की, जिसको मानने को तैयार नहीं है दूसरे देश। होना ये चाहिए था इंडिया उन देशों के साथ नेगोशिएशन करता कि हाँ भाई किस प्रकार की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अब आपको हमारे साथ साइन करनी है। पहले वाली ट्रीटी हमें पसंद नहीं थी, लेकिन एक और ट्रीटी साइन करते हैं, आप बताइए क्या आपको ये ट्रीटी पसंद है या फिर नहीं है। नेगोशिएशंस करके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करनी चाहिए थी, तभी उन देशों की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इन्वेस्टमेंट आना इंडिया में कम हो गई, FDI आना इंडिया में कम हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार पहले ऐसा होता क्यों था कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था वो इंडिया के खिलाफ शिकायत करती थी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स को, यानी इंडिया को घसीटती थी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स में। ऐसा देखो इसलिए होता था क्योंकि भारत में जो विभिन्न एंटिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी को पता ही नहीं होता बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में, वो बस अपना वर्डिक्ट दे देते हैं। जैसे देखो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जनरेशन टेलीकॉम लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो हित है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, बाद में जिन फॉरेन कंपनीज को नुकसान हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से, वो इंडिया के अगेंस्ट गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय 2012 में इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट की गई थी रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी पीछे जाकर। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वोडाफोन के पक्ष में उसे ओवर रूल किया जा सके। इवन डेवांस मल्टीमीडिया स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस को भी कैंसिल कर दिया गया 2011 में, लेकिन कैंसिल करते वक्त ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इससे इन्वेस्टर्स के जो हित हैं वो प्रभावित हुए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब देखो इन्वेस्टर्स इंडिया को घसीटेंगे ना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स में। तो कहने का मतलब ये हुआ इंडिया में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं उनको इंटरलाइज नहीं किया गया है। इंडिया में विभिन्न डिपार्टमेंट्स, विभिन्न एंटिटीज़, विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी हो, उनको पता होना चाहिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में कि आप फॉरेन कंपनीज के साथ इस प्रकार से बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक ट्रीटी साइन की है दूसरे देशों के साथ। अगर हम उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो वो हमको घसीटेंगी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स में। समझ गए हो? मतलब जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी जरूरी है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के बारे में। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है इंडिया को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए।
फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनके बीच में और हमारे खुद के जो इंटरेस्ट हैं उनके बीच में, मतलब विन विन सिचुएशन वाली होनी चाहिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश करे सिर्फ हमारे ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों और फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हों, फिर तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होगी ही नहीं ना। दूसरा, सरकार को देखो ये एरोगेंस छोड़ देनी चाहिए कि अगर हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं भी साइन करेंगे तो भी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ट्रेड वार के बावजूद इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडोनेशिया में, वियतनाम में, लेकिन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तीसरा, डोमेस्टिक रेगुलेशन में कंटिन्यूटी और ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है। जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का फ्रेमवर्क है उसके प्रति हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 2019 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये कंफर्म करती है इंडिया की कंपनीज भी अब तेजी से दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने लगी हैं। तो देखो अगर एक बैलेंस्ड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया साइन करता है तो जो इंडिया की कंपनीज ने दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया है तो हमारी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी दूसरे देशों में सुरक्षित रहेगी ना। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट्स राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तो देखो हमने पुराना आर्टिकल रिवाइज किया। अब आज के आर्टिकल की बात करते हैं। आज के आर्टिकल में शुरुआत में कहा जाता है, हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज से संबंधित एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है। इस कमेटी ने पार्लियामेंट में पिछले महीने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। ये जो रिपोर्ट है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में इंडिया ने सबसे पहली बार बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से संबंधित अपना क्लेम जो है वो लूज़ किया था। वो क्लेम था वाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस इंडिया वाला। तो अब उस बात को देखो 10 साल पूरे हो चुके हैं और जैसा कि हमने इस पुराने आर्टिकल में डिस्कस किया, बहुत सारे देशों के साथ इंडिया ने अपनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज रद्द कर दी और सरकार एक नई मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लेके आई 2016 में। लेकिन अभी तक कम ही देशों के साथ हमने फिर से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। 10 साल पहले देखो वाइट इंडस्ट्रीज ने इंडिया के खिलाफ केस किया था ना इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए। तब से लेके अभी तक 20 बार जो ये फॉरेन कंपनीज है ना ये इंडिया को घसीट चुकी हैं, यानी ले जा चुकी हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास। तो इंडिया ऐसी देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पे है जिसके खिलाफ फॉरेन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में पिटीशन फाइल की है। चलो ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई। अब पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, कमेटी ने क्या रेकमेंड किया? कमेटी ने देखो सबसे पहली बार ये रेकमेंड किया, सबसे पहली बात उन्होंने ये बोली कि मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आने के बाद 2016 में हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की हैं। ये इंडिया की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से फ़ायदा होता है, एफडीआई अट्रैक्ट होती है, जैसा कि हमने पुराने आर्टिकल में भी डिस्कस किया। लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार ने बहुत कम देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। तो जिस भी देश के साथ इंडिया नेगोशिएट कर रहा है, जल्द से जल्द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उस देश के साथ साइन की जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ना उसमें दिखते हैं, उस मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में स्टेट के रेगुलेटरी इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ज़्यादा तवज्जो दी गई है फॉरेन इन्वेस्टर्स के राइट्स के ऊपर। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं ना, उनको यूँ लगेगा यार ये स्टेट जो है, मतलब इंडिया में तो सरकार जब मर्जी चाहे कुछ भी रेगुलेट कर लेगी, हमारे इंटरेस्ट तो मर जाएंगे और फिर क्या फ़ायदा इंडिया में इन्वेस्ट करने का। तो ये गलती है इंडिया की। मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में ना दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए, रेगुलेटरी इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज की जाए इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन के एरिया में। मान लीजिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से संबंधित कंपनी जो है वो चली जाती है आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास। हमारे देश के ऑफिशियल्स इतने कैपेबल होने चाहिए कि ढंग से उस कंपनी के क्लेम का रिप्लाई किया जा सके। हमारे देश में आमतौर पर इतने कैपेबल एम्प्लॉयज़ होते नहीं हैं, उनको आर्बिट्रेशन की इतनी जानकारी होती नहीं है और देश जो है वो इतने इतने डॉलर्स का क्लेम हार जाता है। जैसे देखो वोडाफोन के केस में हुआ, और दूसरी कौन सी कंपनी थी वो सी पे नाम था, कैरन कंपनी के केस में हुआ। इतना इतना क्लेम हम हार गए, जबकि हमारे देश में अगर ऑफिशियल्स कैपेबल होना तो ढंग से उनका जवाब दिया जा सके, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास उन्होंने पिटीशन फाइल की है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सिर्फ ट्रेनिंग वर्कशॉप इस्टेब्लिश करने से काम नहीं चलेगा, बढ़िया ढंग से कैपेबल बनाना होगा ऑफिशियल्स को। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में अलग से चेयर इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होनी चाहिए आर्बिट्रेशन एक्टिविटीज़ पे, ताकि ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हमारे देश में मौजूद हों।
इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस काम में साथ लिया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, जिनको इस पूरे फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल है। आगे तो देखो वही बात है जो हमने पुराने आर्टिकल में भी डिस्कस की थी। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स जो डिस्प्यूट वाले इंडिया के अगेंस्ट पुअर गवर्नेंस का कारण होते हैं, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव लॉ हम लेके आए थे 2012 में, एग्रीमेंट कई बार रद्द कर दिया जाता है सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे कि इससे फॉरेन कंपनीज के इंटरेस्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जुडिशरी जो है वो भी नहीं देखती कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा लाइसेंस हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ फॉरेन कंपनी के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट क्लेम फाइल किया जा सकता है। तो ये पुअर गवर्नेंस है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जुडिशरी वर्डिक्ट दे देती है, फिर भी कंपनीज उसे इंप्लीमेंट नहीं करती, सरकार उसे इंप्लीमेंट नहीं करती। तो जुडिशरी को भी उसी समय एक्ट करना चाहिए। जो कॉमर्शियल अवार्ड है ना, मान ली जुडिशरी ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो देखा जाए जुडिशरी के द्वारा क्या हमारे वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा तो हाथों हाथ इंप्लीमेंट करवाया जाए, ताकि फॉरेन कंपनीज को भरोसा हो देश के सिस्टम पर कि हाँ सरकार कुछ गलत करेगी तो इंडिया की जुडिशरी है उसके पास हम जा सकते हैं। तो राइटर यही बोलते हैं कमेटी को ना इस बात पे फोकस करना चाहिए कि इंडिया में पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रेगुलेटरी कोहेरेंस होना चाहिए, विभिन्न एजेंसीज मिलके रेगुलेट करें, कम से कम रेगुलेशन होना चाहिए। ये सजेशंस तो दिए नहीं कमेटी ने, जो कि जरूरी है क्लेम को अवॉइड करने के लिए। तो जो मॉडल बीआईटी है ना जो 2016 में आई थी, उसको चेंज करने की आवश्यकता है, और चेंज करने के लिए सरकार एक टीम बनाए जिसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर हों। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बीआईटी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।